अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके डिटर्मिनेंट वाले पोर्शन में हमने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की, फिर रैंक भी सीखा, रो ऑपरेशन भी सीखा अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने इनवर्स निकालने का एक और तरीका सीखना है, साथ ही साथ एक नया एसएलओ कवर करना है। एक नया एसएलओ और पुराने एसएलओ का एक पोर्शन जिसमें हमने इनवर्स निकालना है यूजिंग एडजॉइंट आवर डिटर्मिनेंट। इससे पहले हम इनवर्स निकालना सीख चुके हैं यूजिंग रो ऑपरेशन या ऑगमेंटेड रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। आज हमने इनवर्स निकालना है 3/3 का यूजिंग एडजॉइंट आवर डिटर्मिनेंट, और जो इक्वेशंस वाला हिस्सा हम कवर करेंगे अपने एसएलओ में, जिसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है वाया एग्जांपल्स। वो नॉलेज 2.6 में कवर होगा। हम सब ऑलरेडी ये जानते हैं कि इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट आवर डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट आवर डिटर्मिनेंट से ही इनवर्स सीखते रहे हैं जब तक हम 9th और 10th क्लास में थे। अब इसमें से डिटर्मिनेंट वाला हिस्सा तो हमने सीख लिया, अच्छे तरीके से सीख लिया। अब आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स आ जाए, इवन के 4/4 का मैट्रिक्स भी आ जाए, तो आप बआसानी उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ये निकालना है। 2/2 का एडजॉइंट बड़ा सिंपल से था, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, क्विक रिकॉल। 2/2 का एडजॉइंट जो है वो कैसे निकलता था। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये प्रिंसिपल डायगोनल था, इनकी जगह चेंज कर देते थे। ये सेकेंडरी डायगोनल था, इनका साइन चेंज कर देते थे। अगर कोई पॉजिटिव था तो माइनस हो जाता था, माइनस था तो पॉजिटिव हो जाता था। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट था, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल में चेंज करने से एडजॉइंट आ जाता था। एडजॉइंट सॉरी। 3/3 का डिटर्मिनेंट, सॉरी माय बैड, 3/3 का एडजॉइंट जो है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यस, अब आप सोचें कि 3/3 का एडजॉइंट हमने कहां पे देखा, तो आपने उसकी तकरीबन शक्ल देख ली थी जब आपने क्या निकाले थे, कोफैक्टर्स। यस, जब हमने कोफैक्टर्स निकाले थे तो उस वक्त हमने एडजॉइंट का तकरीबन सारा काम कर लिया था। जी रेहान बोलिए, जी रेहान बोलिए। दोबारा से हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे जी। आवाज है उसमें, रिकॉर्डिंग में शोर है? ठीक है जी। अच्छा रेहान, हम जो है क्विक रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। हम क्या निकाल रहे थे? इनवर्स निकाल रहे थे। 3/3 का इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट आवर डिटर्मिनेंट मेथड। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट तो आप सबने सीख लिया, 3/3 का एडजॉइंट हमने निकालना था। मैंने कहा कि 3/3 का एडजॉइंट भी आप समझ लें निकाल चुके हैं। कैसे? जब आपने कोफैक्टर्स को देखा था, तो बस उन्हीं कोफैक्टर्स को अगर एक खास तरीके से अरेंज कर दें तो वो एडजॉइंट बन जाएगा 3/3 का। गॉट इट? तो 3/3 का एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, और इस फॉर्मेट में कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएं और उसका ट्रांसपोज ले लें। ठीक है रेहान? एक 3/3 का
एडजॉइंट कैसे निकलता है? 3/3 का एडजॉइंट निकलता है जब आप कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हो। तो जितने कोफैक्टर्स आपने निकाले उनको इस ऑर्डर में अरेंज किया और अरेंज करने के बाद ट्रांसपोज ले लिया, तो एक 3/3 का एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। इसकी एग्जाम्पल मैं नहीं सोल्व करूंगा क्योंकि हम कोफैक्टर्स को बड़ा डिटेल्ड डिस्कस कर चुके हैं, कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट निकालते वक्त भी और वैसे भी। तो ये कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक में इसका क्वेश्चन ऐड किया है। ठीक है जी, हम कोफैक्टर निकालना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और डिटर्मिनेंट भी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आप इसे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया है। गॉट इट? अब मैं आपको अपने एसएलओ की तरफ लेकर जाने लगा हूं। एसएलओ क्या था? जस्ट एसएलओ क्या था? एसएलओ हमारा था एक्सप्लेन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा सिस्टम? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। एक्सप्लेन अ कंसिस्टेंट and inconsistent system of linear equations and demonstrate through examples। ये हमारा एसएलओ था जो कि आज हमने इसमें कवर करना है। ये इनवर्स जो है ये प्रीवियस एसएलओ का एक पोर्शन था जो हमने डिस्कस किया। क्लियर है? सबसे पहले हम सिस्टम को फोकस करते हैं कि सिस्टम क्या चीज है। पहली दफा आपने 9th क्लास में एक सिस्टम देखा था मैट्रिसेस वाले चैप्टर में ही। अब सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम का मतलब एक सेट ऑफ इक्वेशंस होता है और वो सेट ऑफ इक्वेशंस एक कॉमन सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करता है। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, लेकिन दोनों जो है वो एक्स और वाई की एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक ही वैल्यू उन दोनों को बैलेंस कर दे, इक्वेट का जस्टिफाई कर दे, तो वो वैल्यू उसका सॉल्यूशन कहलाती है। और ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। गॉट इट? तो 9th क्लास में याद करें जब हम क्रैमर रूल सीख रहे थे, जब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीख रहे थे, तो क्या वहां पर लफ्ज सिस्टम नहीं लिखा होता था? यस, बिल्कुल लिखा होता था। तो सिस्टम का मतलब कॉमन सॉल्यूशन। क्लियर है जी? ऐसा सेट ऑफ इक्वेशंस जिसका सॉल्यूशन कॉमन हो वो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब एसएलओ में दो टर्म्स थी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। पहले तो हम इसके वर्बल मीनिंग पे गौर करते हैं बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। कंसिस्टेंसी का लफ्ज हम बड़ा सुनते हैं। टीचर अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं यू शुड कंसिस्टेंटली डू हार्ड वर्क। आप कंसिस्टेंटली काम करें, या आप कंसिस्टेंट नहीं है, छुट्टियां करते हैं, या मेहनत में तसलसल नहीं है। तो मैथ में कंसिस्टेंट का मतलब है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, इसे हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर एक सेट ऑफ इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन हो और यूनिक हो, डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर है? यूनिक और डिफरेंट के लफ्ज पे दोबारा आगे चलेंगे स्लाइड्स में। अभी के लिए अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर आप अभी अपने 9th क्लास की मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं तो वहां पर आपने कंसिस्टेंट सिस्टम सोल्व किया था, क्योंकि आपके पास तकरीबन हर सवाल का सॉल्यूशन आ जाता था। सोल्व करते थे, एक एक्स आ जाता था, एक वाई आ जाता था। क्लियर है? जस्ट लुक एट दिस सिंपल एग्जांपल। स्क्रीन प्लीज। ये सिंपल एक एग्जांपल है, इसको देखें।
मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। मेरे पास x आ गया 1, y भी आ गया 1, ऐड किया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू वापस लगाई, क्या आ गया 1। एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसको कंसिस्टेंट कह देते हैं। इसकी भी टाइप्स हमने देखनी है आगे स्लाइड्स में, लेकिन अगर सॉल्यूशन आ जाए तो कंसिस्टेंट है। आए जैसा भी, अगर आ गया तो कंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट जाहिर सी बात है इसका ऑपोजिट होगा, तो इनकंसिस्टेंट ऑपोजिट है तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। A system is said to be inconsistent if it has no solution. ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन कोई नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें खुद कुछ याद आ जाएगा, देख के कुछ सिग्नल मिल जाएगा कि हां इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन क्यों नहीं होता। बाज दफा वेरिएबल्स इस तरह से सेट होते हैं, इक्वेशन इस तरह से मॉडल्ड होती है कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं आता। बजाहिर आपको लग रहा होगा कि सर इनको सोल्व कर लें अगर तो जवाब आ सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इनको सोल्व करके भी जवाब नहीं आएगा। जस्ट अ क्विक कैलकुलेशन, प्लीज लुक एट द बोर्ड। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 बन गए। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज मैंने ली। अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूं, दोनों को जब माइनस करता हूं ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, इधर आ गया 6। इज दैट अ ट्रू स्टेटमेंट और डज इट मेक एनी सेंस हियर? डज इट मेक एनी सेंस रेहान? नो, नो सर। तो इसलिए फिर हमने कहा कि सॉल्यूशन नहीं है, नो अनडिफाइंड। सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। क्लियर? एक छोटी सी सिमुलेशन हम देखना चाहते हैं, उस सिमुलेशन में कुछ मुआयना करेंगे। ये जो भी एग्जांपल हमने देखी, यही सेम एग्जांपल मैं ग्राफिंग टूल पे प्लॉट करने लगा हूं। प्लीज गिव मी द कीबोर्ड। यही सेम एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, और दूसरा था 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ऐसे ही था जी। ये दोनों इक्वेशंस मैंने ड्रा कर ली, प्लॉट कर ली। क्या नजर आया रेहान? सर पैरेलल है। यस, तो पैरेलल थी दोनों लाइंस, इसलिए इनका सॉल्यूशन नहीं होता। प्लीज व्यू बोर्ड। तो यहां पर मैं कुछ लिख दूं, फिर यहां पर मैं कुछ लिखने लगा हूं। क्या लिखने लगा हूं? इनकंसिस्टेंट, थोड़ा सा इसको थिन कर लें, इनकंसिस्टेंट सिस्टम contains parallel lines as we have seen in the simulation. तो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती, उनको जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाए उनमें इंटरसेक्शन नहीं आएगी, दोनों लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जबकि इनकंसिस्टेंट लाइंस को आप क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट को आप कहेंगे पैरेलल, और कंसिस्टेंट को क्या कहेंगे? नॉन पैरेलल। अभी तक ठीक है? यहां तक कोई सवाल? कंसिस्टेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है,
अभी तक हमने कंसिस्टेंट का मतलब देखा, देयर शुड एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी डिटेल देख लें, कोई दो दो लाइनें मजीद सुन लें। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमुलेशन हमने देख ली, दूसरी सिमुलेशन भी आगे यूज करेंगे। कंसिस्टेंट की डिटेल देख लेंगे। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सिस्टम, इसकी आगे से फर्दर क्लासिफिकेशन है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम, गॉट इट? ये हमने समझना है, ये हमारे अगले एसएलओज में भी डिफरेंशिएशन आएगी, ये फर्क आएगा। डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट सिस्टम वो होता है जिसमें एक सॉल्यूशन नहीं होता, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जिसमें एक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि सॉल्यूशन हो। अब अगर सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हैं तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, ठीक है जी। ये देखें, ये एक एग्जांपल है, इसमें मुझे तीन इक्वेशंस नजर आ रही हैं, सही है। एक सिस्टम है थ्री वेरिएबल्स का, एक्स वाई जी। मैंने इसको वुल्फ्रेम मैथमेटिका पे सोल्व किया। एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई, लेकिन मैं बाकी दो वैल्यूज नहीं निकाल सकता। मैं क्यों नहीं निकाल सकता? कि मेरे पास सिस्टम ऐसा बन रहा है कि दो लाइनें पैरेलल हैं। ये पहली दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल है। अब मैं एक्स की जितनी वैल्यूज लेता जाऊंगा, इधर प्लीज, ओहो, वेयर इज आवर, ये जी। अब इधर देखें, मैं एक्स की जितनी वैल्यूज लेता जाऊंगा मेरे पास जी की उतनी वैल्यूज आती जाएंगी। जरा सोचें ना, इनको सोल्व नहीं करना आपने भी, सिर्फ सोल्व नेक्स्ट एसएलओज में करना है। आज मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन समझा रहा हूं कि देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है। जब सिस्टम हल नहीं होता, दो वेरिएबल्स बाउंड हो जाते हैं, कीमतें निकालना चाहते हैं, इक्वेशनें खत्म हो गई हैं। कीमतें निकालना चाहते हैं, इक्वेशन खत्म हो गई हैं। जिस तरह जरा इस पे गौर करें, इन दो इक्वेशंस पे गौर करें रेहान। फर्स्ट टू इक्वेशंस बताएं इनमें क्या है। ध्यान, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। क्या ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस है? अलग अलग है? नो, ये दोनों एक ही इक्वेशन है। कैसे? इधर से 2 कॉमन लो, सेकंड इक्वेशन में से 10 के साथ काट दो, 10 आवर 2 5, तो दो इक्वेशंस हुई ना। इन दोनों को मिलाकर एक बनी, इधर से एक बनी, दो हो गई। वेरिएबल्स मैंने कितने निकालने थे? 3। तो डिपेंडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऐसे आते हैं कि आपके पास इक्वेशंस कम होती हैं, वेरिएबल ज्यादा होते हैं। अब एक्स की जौन सी मर्जी वैल्यू आप रखते जाओ, मैं तो कुछ भी रख सकता हूं। आई कैन पुट ऑल रियल नंबर्स इंस्टेड ऑफ एक्स, और उसके अगेंस्ट मुझे उतने जीज मिलते जाएंगे।
तो ये तो सोल्यूशन फाइनाइट ना हुआ, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा है। गॉट इट रेहान? यस सर। तो इनफाइनाइट अगर सॉल्यूशंस पॉसिबल हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम है। ये सॉल्यूशन आ रहा है, जवाब मिल रहे हैं, लेकिन मिलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स मिल रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। नाउ लुक एट दीज थ्री इक्वेशंस, इनमें क्या है? आर दे थ्री डिफरेंट इक्वेशंस? सर दो जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उनमें अगर हम फर्स्ट वाले में 2 कॉमन ले रहे हैं और थर्ड वाले में 3 कॉमन ले रहे हैं तो कितनी इक्वेशंस हैं ये? तो दो हैं कि एक है? दो हैं कि एक है? सर दो। एक इक्वेशन है सिर्फ। और ये पहली इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड बन जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो थर्ड बन जाएगी। तो ये इंडीड एक ही इक्वेशन है। तो क्या ये सोल्व हो सकती है? हो सकती है, लेकिन अब आप कोई कंस्ट्रेन नहीं ना लगा रहे कि x इतना ही होगा, y इतना ही होगा, z इतना ही होगा। x y z की वैल्यूज तो तब निकलेंगी जब मैं सोल्व कर लूंगा। अब मैं सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा, ये तो हर दफा मैं x y z जो मर्जी रख लूं तो सॉल्यूशंस तो निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। क्लियर है? गॉट इट रेहान? डिड यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट कंसिस्टेंट? यस सर, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आगे चलते हैं। इनकंसिस्टेंट, सॉरी, ये स्लाइड में थोड़ी सी जो है वो मैं चेंज करना चाहता था लेकिन वो नहीं हो सकी। इधर देख लें, चले इधर देख लें, कोई इशू नहीं है। ये कंसिस्टेंट सिस्टम है और कंसिस्टेंट कौन सा? इंडिपेंडेंट। कौन सा है ये? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हम किसे कहेंगे? अ कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम इज वन दैट हैज ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। मैंने इसलिए यूनिक का लफ्ज इस्तेमाल किया था। डिपेंडेंट कौन सा है? डिपेंडेंट वो है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इंडिपेंडेंट कौन सा है? जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। गॉट इट? जिस तरह ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखें जरा, इसका एक ही सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। देखिए क्या ये वैल्यूज इन तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं? ये तीनों वैल्यूज जरा जल्दी से रेहान 30 सेकेंड्स, और ये तीनों वैल्यूज थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। शाबाश। ये तीनों वैल्यूज 1 2 3 थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, क्या ये बैलेंस होती है? शाबाश, जल्दी से स्क्रीन प्लीज। यस सर, बैलेंस हो जाती है। इसी तरह सेकंड में भी पुट करें जरा। हो जाती है। 2 ज़रब 2 Yes, माइनस sir. 2 जमा 3। दो- यस, और इसी तरह पहले में भी हो जाती है। तो अब आपने देखा कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। अगर इसमें से मैं x बदल दूं तो ये नहीं सेटिस्फाई होगी, ऐसे ही, यस सर। या y बदल दूं या z बदल दूं, तो ये एक ही पार्टिकुलर यूनिक सोल्यूशन है, तो इसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। इसमें तो नहीं ऐसा हुआ
कि जो मर्जी एक्स रखते जाओ और जी आता जाएगा या वाई आता जाएगा ना, वही एक्स वाई जी फिक्स है, वही आपने कैलकुलेट कर। तो जब एक फिक्स सोल्यूशन हो, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट, जब मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यानी कि वो एक्स रखते जाओ जी निकालते जाओ, तो कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। गॉट इट? गॉट इट रेहान? Yes, sir. ये एक एग्जांपल है इनकंसिस्टेंट की, जो भी हमने ग्राफिंग टूल पे भी देखी। ये मैंने क्यों डाली? शॉर्टकट बनाने के लिए, समझाने के लिए। इसको देख लिया ना अभी हमने टूल पे कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, आर सेम। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट बनाने लगा हूं। जो भी हमने इनकंसिस्टेंट इक्वेशन देखी, ये फॉर एग्जांपल एक सिस्टम आपने ले लिया C1 Z, इसी तरह A2 A3 X X, B2 B3 Y Y, C2 C3 Z Z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये एक सिस्टम है, अभी हमें नहीं पता कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आप इधर आ जाएं। A1 आवर A2 इज इक्वल टू B1 आवर B2 और या C1 आवर C2। मैंने सिस्टम 3 का लिखा क्योंकि 3x3 के ऑर्डर में हम चल रहे हैं, लेकिन 2 से ही जज हो जाएगा ना। अगर इनकी रेशो सेम है रेहान, रेशो सेम होने से क्या जज होगा? यहां से भी रेशो क्या आ रही थी 1/2, यहां से भी रेशो क्या आ रही थी 1/2, यहां से भी रेशो क्या आ रही थी कोफिशिएंट्स की 1/2। समझ रहे? आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स सेम है, इक्वेशन के कोफिशिएंट्स सेम है या प्रोपोर्शनल है, रेशो का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल। रेशो सेम होने का मतलब क्या होता है? दे आर प्रोपोर्शनल। तो अगर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स सेम है या उनकी रेशोज सेम है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या है ये? क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। जिस तरह ये आपने देखा, क्लियर है? Yes, Got yes, it? clear. और कंसिस्टेंट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट में नॉट इक्वल, कहीं ना कहीं अनइक्वल आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? ये बेसिकली लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन मैंने लिखी है, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख चुके होंगे या सीखेंगे आगे जाके। ठीक है जी, गॉट इट? तो ये लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन है। आपके लिए मैंने आसान कर दिया कि आप इनके कोफिशिएंट्स देखें कि क्या वो सेम है या वो प्रोपोर्शनल है। अगर सेम है या प्रोपोर्शनल है तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, वो हल नहीं होगा। ठीक है जी, गॉट इट? वेट अ मिनट, let me add something. Sorry, the system will be consistent, my bad. Consistent, dependent, not inconsistent. ये शॉर्टकट बॉयज हमने किसका लिखा है? अल्फाजों की हेर फेर हो गई थोड़ा सा,
इसको समझिए थोड़ा सा। कंसिस्टेंट बट इंडिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट नहीं कहना ना, ये करेक्ट कर लीजिएगा। इनकंसिस्टेंट नहीं कहना, क्या कहना है? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। इनकंसिस्टेंट का कोई जवाब नहीं आता, वो भी अड़ जाता है, वेरिएबल खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जवाब आ रहे हैं, इनफिनाइट टाइम्स आ रहे हैं कि एक वेरिएबल अपनी मर्जी से रखते जाओ, दूसरा निकालते जाओ। तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट की ये कंडीशन है, क्या? कोफिशिएंट सेम और प्रोपोर्शनल। गॉट इट? तो क्या शॉर्टकट था कि अगर कोफिशिएंट सेम हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। इनकंसिस्टेंट नहीं कहना बेटा, इनकंसिस्टेंट में भी जवाब नहीं आता, वेरिएबल्स माइनस होके गायब हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? तो प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद इनकंसिस्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, ठीक है जी? रेहान, इज दैट क्लियर? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, जवाब आ रहे हैं इनफिनाइट। इनकंसिस्टेंट में वेरिएबल कट जाते हैं, जवाब नहीं आते। इसमें जवाब आ रहे हैं, लेकिन एक वेरिएबल आप लेट कर लेते हो या उसकी कीमतों से बाकी बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ठीक है? तो दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट 2 SLOs ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। अभी हमने उनके सोल्यूशन को जज किया है, कल हम उनको सोल्व करने के लिए तरीके सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2, 3 इस किताब के सबसे बड़े चैप्टर्स में से शामिल है, ठीक है जी? कल फिर मुलाकात होगी नए SLO के साथ। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।